नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। एक पांडिचेरी सरकार का एक आदेश आया है और उसमें उसने कहा है कि वो टीकाकरण को मैंडेटरी करेगी, अनिवार्य करेगी। अब ये बड़ा सवाल है, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार लिखित में कह रही है कि हम टीकाकरण मैंडेटरी करने जा रहे हैं, अनिवार्य करने जा रहे हैं, वैक्सीन मैंडेट लागू करने जा रहे हैं। हफ्ते भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश एक है और उसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से ये आदेश आता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वो सही हैं या नहीं हैं और कानूनन कितना सही है? तो इसके जो कानूनी पहलू है बहुत सारे, उन पे किसी कानून के जानकार से बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा हैं, जो लगातार कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ जो लीगल एस्पेक्ट है, उस पे नज़र रख रहे हैं। उनसे समझेंगे कि कानून क्या कहता है। आपका स्वागत है वकील साहब। थैंक यू ब्रिजेश जी। नमस्ते। नमस्कार। ये आपने देखा होगा कल पांडिचेरी सरकार का एक आदेश आया है। वहाँ के एलजी जो हैं, वहाँ की वो भी डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एमबीबीएस है और उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है गायनोकोलॉजी का। और वहाँ पे ये आदेश आया, उसमें उन्होंने अपना एक ऑर्डर मेंशन किया है जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनका जो कानून है पांडिचेरी का, पांडिचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973, उसकी जो धारा 54 है, उसके हिसाब से लोगों को मैंडेटरी वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये लीगली कितना सही है? देखिए, इस देश में कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ इवन कोर्ट भी मैंडेटरी वैक्सीनेशन का आदेश नहीं दे सकता है। उसके पहलू मैं बताता हूँ क्यों नहीं दे सकता है। पहली चीज तो हमारी केंद्र सरकार की पॉलिसी क्लियर है कि वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी, नॉट मैंडेटरी। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वैक्सीनेशन स्टेटस। मतलब जिस कोई व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं लिया इसलिए आप किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रख सकते। सर दो चीजें हैं सर दो चीजें हैं। एक तो आप जो बात कर रहे हैं वो मेघालय हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें मेघालय हाईकोर्ट ने कहा था, जिसमें वहाँ पे ये एक आदेश जारी हुआ था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं या जो दुकानदार हैं, अगर उन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया है तो उनको दुकान नहीं लगाने देंगे। वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ये हमारा वृत्ति का अधिकार है, हमारा जीवन का अधिकार है, हम कमा खा सकते हैं, आप हमको नहीं रोक सकते। ये केस फर्क है। यहाँ पे वो आपको कमाने खाने रोकने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कहेंगे आप जो काम करना है करने करिए, धंधा करना है करिए, हम आएंगे आपको पकड़ेंगे और टीका लगा देंगे। ये किस तरह से सही है? क्योंकि उनके एक्ट में भी लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो उनका एक्ट है वो कह रहा है, उसके जो धारा 54 है वो कहती है, व्हेन द हेल्थ ऑफिसर कंसीडर्स दैट एन एरिया इज लाइकली टू बी अफेक्टेड विद एनी कम्युनिकेबल डिसीज, he may arrange for compulsory immunization, deimmunization and mass scale. All such immunization, इसका जो पार्ट 2 है वो कहता है, और रीइम्यूनाइजेशन शैल बी फ्री ऑफ चार्ज। तो ये उनका कानून है 73 का बना हुआ। उस कानून के बेसिस पे वो ये फोर्स वैक्सीनेशन करने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि ये कहाँ जाके ये लीगली कितना सही है कितना गलत है। चलिए, अब मैं स्पेसिफिक इसी पॉइंट पे बात कर। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया वैक्सीनेशन इज नॉट मैंडेटरी। तो जितने कोई भी लॉ हो गए स्टेट के, जो भी हो गए, वो बाइंड है सेंट्रल की पॉलिसी से। इसके बारे में सेक्शन 38 और 39 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। वो ये कहता है कि ऑल सबऑर्डिनेट जो भी होंगे इंडिया के, दे शुड मेक देयर पॉलिसी इन लाइन विद द नेशनल अथॉरिटी। एक चीज हुआ। दूसरी चीज, उसमें लिखा है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मींस वैक्सीनेशन नहीं है। इम्यूनाइजेशन का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, आनंदिया का जो के कंपोजिशन है, उसमें स्पेसिफिक कर दिया हाईकोर्ट ने कि यस, ये भी इस पे काम करता है। नेशनल जो हमारे आयुष मंत्रालय है, उसके जो प्रोटोकॉल है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का 2021 का जजमेंट है। वो कहता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हो। कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट, ये सब के आपकी ये है कि आप इम्यूनाइजेशन के लिए आप आयुर्वेदिक या कोई भी ले सकते हो। ये एक पार्ट हो गया। और सेकंड थिंग, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो बात छोड़ दीजिए, कल इन्होंने ऐसा कानून लेकर आ गए कि आपको मैंडेटरी वैक्सीनेशन लेना है। वो कानून में वैक्सीनेशन वर्ड नहीं, लेकिन लेकर भी आ गए, तब भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का 14, 19, 21 इसको वायलेट करने वाला कोई भी नया कानून रहेगा वो आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल माना जाएगा। सर एक पॉइंट है मेरा, आपने कहा 14, 19 और 21, हाँ। ये इन तीनों में से किस आर्टिकल में जो फोर्सफुल वैक्सीनेशन है उसको प्रिवेंट किया गया है? मैं इसलिए आ रहा हूँ, ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछने वाला हूँ कि एक ही गवर्नमेंट है, पांडिचेरी में वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लिख के देती है कि ये मैंडेटरी नहीं है, एक हफ्ते बाद वही मैंडेटरी कर देती है। तो इस पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूर है कि वो कौन सा वाला आर्टिकल है जिसको ये रूल वायलेट कर रहा है, क्योंकि 73 से ये कानून है, आज का कानून नहीं है। यस, देखिए ये विषय जो है ना आर्टिकल का 14, 19, 21 का, ये क्वेश्चन आया था मेघालय, गुवाहाटी हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट तीनों के पास में। जी उसमें स्पेसिफिक है, आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। सेकंड 14 कहता है कि द प्रोसेस शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। उसका जो 14 जो है ना, 14 की टेस्ट कहती है कि तुम्हारा लॉ इट शुड पास द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट डिफरेंशिया। अब इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के एक बहुत सिंपल वर्ड में कॉमन मैन के लिए, हम तो जानते हुए कॉमन मैन के लिए मैं बताता हूँ। आप कोई भी कानून ला रहे हो, उसमें कोर्ट ने वही पॉइंट पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेटेड में और नॉन वैक्सीनेटेड में डिफरेंस क्या है। वैक्सीनेटेड कैन आल्सो बी ए सुपर स्प्रेडर, वो भी उतना ही प्रसार कर सकता है, नॉन वैक्सीनेटेड भी उतना ही कर सकता है। बोथ हैज टू फॉलो द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप खुद बोलते हो कि दोनों ने मास्क लगाना चाहिए, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं ला सकते कि जिसकी वजह से उसको आप फोर्स करेंगे कि वैक्सीन लो। एक लॉजिक इसमें वकील साहब, एक लॉजिक और आता है, हम अपने देश में लोगों से कहते हैं कि आप हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने से सिर्फ उसी की जिंदगी को खतरा होता है जो गाड़ी चला रहा है, उससे दूसरों को खतरा नहीं होता है, उसके बावजूद ये मैंडेटरी करते हैं। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि हेलमेट में जो लॉजिक है वो ये है कि आपके जीवन के जाने से आपके परिवार पे असर पड़ता है, तो क्या वैक्सीन मैंडेट में अगर इस तरह का लॉजिक लेके आते हैं तो हमें कहाँ पे संविधान हमको कवरेज दे रहा है? इसके पहले मैं एक बात और कंप्लीट करता हूँ। मेघालय हाईकोर्ट का एक प्यारा बहुत कम लोगों ने उस पर ख्याल नहीं दिया जी। वो प्यारा में स्पेसिफिक लिखा है, इफ आइदर बाय फोर्स और बाय डिसेप्शन, मतलब झूठ बोलकर या जबरदस्ती किसी को वैक्सीन दी जाती है, देन इट इज ए सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग। मतलब उस व्यक्ति को उसमें कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है और ऐसा करने वाला अधिकारी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ये रहेगा, लायबल रहेगा। तो ये था मेघालय हाईकोर्ट का, तो वो तो सबको लागू हो गया पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि उसमें वन ऑफ द पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया थी। यूनियन ऑफ इंडिया को सुनने के बाद में वो जजमेंट पारित किया गया था। एक से गुवाहाटी, सिमिलरली गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया था, मैं वो भी समझना चाहता हूँ। वो दोनों एक साथ अगर आप जिक्र करेंगे तो समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, वहां वृत्ति का मामला नहीं था। यस, तो ये 4 जजमेंट है। पहला है रजिस्ट्रार जनरल, आपको मेघालय हाईकोर्ट ने क्या किया था, सो मोटो लिया था, मतलब किसी ने अर्जी नहीं दिया था कोर्ट में, सो मोटो लिया था कि तुम गलत कर रहे हो। उसमें एराडेल का जो जजमेंट है 7 जज बेंच, फील्ड बेंच का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया कॉमन कॉज में, उस पर रिलाई करके दिया था कि उस व्यक्ति का चॉइस है कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन सा मेडिसिन नहीं लेना है, कौन सा ट्रीटमेंट रिफ्यूज करना है, उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, उसकी चॉइस है वो। तो जब उसका ये फंडामेंटल राइट है, उस राइट के इंटरफेयर करने वाले जो भी एक्ट रहेंगे वो इलीगल हो गए, ऐसा स्पेसिफिक मेघालय हाईकोर्ट ने लिखा। उसी को फॉलो किया गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, सेम उसमें मेंशन किया है वो जजमेंट में कि मेघालय हाईकोर्ट का ही जजमेंट है, और उसके ऊपर फिर अपने 4 वर्ड्स कोर्ट ने लिखे। तो उसमें ये वाला पॉइंट था कि इंटेलिजेंट डिफरेंशिया नहीं है आपका ये आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है। तो आर्बिट्ररीनेस की वजह से आर्टिकल 14, 19, 21 का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्लैश करते हैं। अब जो सिचुएशन बनी है हमारे पास में, अलग अलग स्टेट्स के, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है, अलग अलग स्टेट्स के हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं। अब तो सरकार ने लिखित में ऑर्डर जारी कर दिया है, और आप कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो उनका अपना एक तरीका है, तारीख पे तारीख होती रहती है।
इस सिचुएशन में अब क्या होने वाला है, जो लोग भले ही वो 1% लोग हो, 2% लोग हों, वो सही हो गलत हो, अगर वो खुद वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे और उनको कोई जबरदस्ती वैक्सीन देना चाह रहा है, तो इस पूरे मामले में अब उन लोगों को क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, क्या सहारा है? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के दिल का सवाल यही है कि इनके लिए सहारा देखिए, कई सहारे। बहुत एक सिंपल चीज है। आज कई मेल्स आए थे, तो हम एक लेटर बना रहे इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बोला था। वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो लाइव लॉ में ठीक से रिपोर्ट हुआ, बाकी अदर जगह उन्होंने उसको ठीक से रिपोर्ट नहीं किया। वो मैं खुद उसमें हियरिंग में था। तो उस समय कोर्ट जो तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, वो ये कह रहे थे कि कोर्ट शुड नॉट पास एनी ऑर्डर विच विल क्रिएट वैक्सीन हेजिटेंसी। कि ऐसा लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति ऐसा हेजिटेंसी पैदा हो, ऐसे कोई आदेश कोर्ट ना पारित करे। कोर्ट ने कहा मिस्टर एस जी, यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं है, वैक्सीन हेजिटेंसी डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कुछ स्टेट के मैंडेट की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वो सब्जेक्ट है। इसीलिए उन्होंने एडवोकेट प्रशांत भूषण जी को कहा कि आप वो सारे स्टेट को पार्टी बनाइए। और उन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने ये सारे स्टेट के उनके सर्कुलर्स वगैरह लेकर उन्होंने स्पेशल इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया, स्टेट्स को पार्टी बना दिया है। दूसरा, अभी हमारी तरफ से 25-50 पिटीशन और जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर स्टेट को इंडिविजुअल पार्टी बना के सब तरफ। बहुत हमारे पास जरा ये हो गया है, बहुत आ गए लोग हो गए, तो जैसे जा रहे हो फाइल होने वाले। अभी दो चीजें हैं। मैटर सब जुडाइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 13 तारीख को हम ये सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा लॉ है फुल बेंच का, इसमें अब्दुल करीम का जजमेंट है। उसमें स्पेसिफिक कहा है कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइज है और कोर्ट कह रहा है कि हम ये मुद्दे पर देखेंगे उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं है, ऐसे कंडीशन में पूरे देश की सारी अथॉरिटी जो इसको मैंडेट करना चाह रही है, उनको मैंडेटरी है कि दे शुड होल्ड देयर हैंड्स अवे। उन्होंने रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने बिना रुके हुए जल्दबाजी की, उसको वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, अनड्यू हेस्ट। अगर जल्दबाजी की तो ये मैलाफाइड इंटेंशन और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये जजमेंट उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट में दिया था। तो अब ये स्टेट अथॉरिटी को हम एक नोटिस दे रहे हैं कि मैटर सब जुडाइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट है। आप अनड्यू हेस्ट में मैलाफाइड इंटेंशन से ऐसा करोगे तो आप कंटेम्प्ट के हकदार होंगे, वन थिंग। सेकंड थिंग, वैक्सीन का अगर आप ये जो ड्राइव चला रहे हो, अगर आप 13 तारीख तक या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने तक रोक दोगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग भी सुपर स्प्रेडर है और नॉन वैक्सीनेटेड भी हो गए आपके नजर में। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करोगे तो फिर इसके लेने के बाद में उस व्यक्ति की जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, एक चीज, उसकी जान को कुछ तकलीफ हो गई, उसको कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए, वो सबकी जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है। और ऐसा ही हमने अभी आपने पढ़ा होगा कि बिल गेट के खिलाफ में, उनके खिलाफ में ऐसा ही मर्डर का केस हमने फाइल किया। एक लीगल एस्पेक्ट नहीं है इसको, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। आप चूंकि एडवोकेट हैं, आप सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अगर कोई चीज़ किसी को ज़बरदस्ती दी जाए, अगर मैं आपको हलवा ज़बरदस्ती खिलाता हूँ मुंह पकड़ के, तो एक अपने आप में तो उत्पीड़न तो है ही। उस हलवे के लिए आपके मन में एक रेजिस्टेंस आता है, आपके मन में एक शक आता है, आपके दिमाग में कई सारी बातें आती हैं कि ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्ती वाला एक्ट है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने का काम कर रहा है। एकदम सही, ये बहुत सही बोला आपने, बहुत मतलब ब्रिलियंटली इसको फ्रेम किया। यस। और अभी देखिए, इसके अलावा ये आईपीसी 336, 323 ऐसे सेक्शंस है, उसमें ऑफेंस है ये। 341 किसी को रुकाना, तुमको वैक्सीन लेना पड़ेगा, जबकि वो इलीगल है। तो ऐसे ऑफेंस भी आते हैं। तो कॉमन मैन ये भी कर सकता है कि वो एडवांस में नोटिस दे दे कि मुझे लेना नहीं है, ये कानूनी है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में, आप ना मुझे ना मेरे परिवार वालों को आप फोर्स करना मत, अनलेस यू विल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा लोकल का मजिस्ट्रेट कोर्ट है, लोकल का सिविल जज है, उसके पास जाकर भी इंजंक्शन ले सकते हैं। बहुत आसान, मतलब 500-1000 रुपए में, क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। हाँ सर, एक चीज और भी है, अगर आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पे जाएं, तो एमसीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी को भी अगर ट्रीटमेंट देता है
तो उसको पहले कंसेंट लेनी है, पहली चीज। और अगर आपको जो कंसेंट लेनी है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब ये नहीं आपने अंगूठा लगा लिया, आपको पूरी तरह से अच्छाइयाँ बुराइयाँ उससे जुड़ी हुई उस व्यक्ति को बतानी चाहिए। और उसके बाद में अगर आपको इजाजत मिल जाती है तो आप ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब आपको डॉक्टर, आप पर्चे पे भी जब ट्रीटमेंट डॉक्टर लिखते हैं तो आपको सारी बीमारियां और सारी दवाओं के बारे में बताते हैं। और ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत प्रोफेशनल हैं, वो यूके में प्रैक्टिस करके आए हैं। तो वो अगर आप कहते हैं कि साहब ये दवा मुझे लगता है मुझे फ़ायदा नहीं करती है या मैंने पहले लिए, तो तुरंत उसको काट देते हैं। जब आप डिसएग्रीमेंट करते हैं किसी दवा पे, तो वो कितनी भी आपके लिए ज़रूरी हो, वो या तो आपको बताएंगे क्यों ज़रूरी है या उसको हटा देंगे, वो दवा आपको नहीं देंगे। तो ये एक मेडिकल काउंसिल के डायरेक्टिव हैं कि आप नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उनको भी नोटिस किया जा सकता है कि भाई आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, आपने हिपोक्रेटिक ओथ जो लिए है उसको वायलेट कर रहे हैं? परफेक्ट। इसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट है। आपने जो बोला, आपका जो बेसिक नॉलेज है बहुत बढ़िया है, मिस एज गुड एज लॉयर है। थैंक यू। तो ये जो है ना, यही विषय कॉमन कॉज में भी आया है और यही विषय मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि इन्फॉर्म कंसेंट वाला एराडेल का जजमेंट जो है, और उस पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है मॉन्टगोमेरी का, यूएस का। और इसके ऊपर कई लोग ना ये बात भूल जाते हैं कि हमारे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको इंडिया भी वन ऑफ द सिग्नेटरी है, इंडिया ने रेटिफाई किया है। दूसरा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायो इथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005। उसमें क्लियर है कि आपको राइटिंग हर चीज समझाई जाए, समझा कर उसको साइड इफेक्ट भी बताना जरूरी है। साइड इफेक्ट के अलावा एक और जिम्मेदारी है सरकार की और डॉक्टर की, कि उसको ये बताए कि आपके वैक्सीन ही नहीं, आपको ये भी अल्टरनेट मेडिसिन अवेलेबल है अगर आपको नहीं लेना है ये जी। वो लेने के बाद में और एक बात है कि खुद जो वैक्सीन कंपनी है उनकी फैक्ट शीट है, फैक्ट शीट में लिखा है प्रोहिबिटेड कैटेगरी की जिनको वैक्सीन नहीं देना है। मतलब वो आदेश तो ऐसा भी गलत है कि खुद वैक्सीन कंपनी कह रही कि किससे नहीं देना है जिनको एलर्जी है। हाँ, कुछ कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस है जिसमें हाइपर एलर्जिक है अगर आप, और आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रेग्नेंट वुमन का लिखा है, ऑटो इम्यून का लिखा है। और जो व्यक्ति को कोरोना होकर गया, जैसा मैंने आपको उस दिन इंटरव्यू देखा था संजीव राय जी के साथ में, जी। वही विषय पर 81 स्टडीज है कि एकदम क्लियर है, जिसको होकर गया वो तो ट्रायल में थे ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आईसीएमआर की गाइडलाइंस है कि अगर किसी को कोरोना होकर गया है तो उसको 6 महीने तक तो वैसे ही वैक्सीनेट नहीं करना, ये उनके जो लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं उनके हिसाब से। यस, तो अभी ये जो है ऑलरेडी उनके फैक्ट शीट में कि ये लोग क्लिनिकल ट्रायल में नहीं थे और इनको बचना चाहिए, दे शुड टेक द रेफरेंस फ्रॉम द डॉक्टर। तो इसमें एक पॉजिटिव बात मैं ऐसी बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पिटीशन फाइल किया था बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो चीज ऐड कर दी है उनके ऑर्डर्स में। उनके ऑर्डर में ये कहा है कि अगर आपको आपके डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ जाए कि इस व्यक्ति को वैक्सीन नहीं देना है तो ही शुड बी ट्रीटेड एज वैक्सीनेटेड, और उसको हम कहीं रोक नहीं लगाएंगे। तो महाराष्ट्र में ये लागू कर दिया है। बाकी जो लोग है, तो बाकी जो लोग ये कर रहे हैं कि आपने जो इन्फॉर्म कंसेंट का विषय बोला और ये जो चीजें इग्नोर कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें लागू पड़ती है। एक है सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी, वो कहता है कि एनीथिंग डन विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन इज नॉट टू बी डन इन गुड फेथ। मतलब ये बैड फेथ में किया गया माना जाएगा, आपने उसका प्रिकॉशन नहीं लिया तो एक जी। और इन्फॉर्म कंसेंट का अगर सिग्नेचर नहीं है उस क्लाइंट का, उस डॉक्टर के पास में, वैक्सीन देने वाले के पास में जी, तो ऐसे तो छोटे छोटे सिंपल केसेस होते। अजय गौतम का दिल्ली का केस है, उसमें उस हॉस्पिटल पे सिर्फ इन्फॉर्म कंसेंट का सिग्नेचर का फॉर्म नहीं था करके 1 लाख रुपया ग्राहक मंच जो है कंज्यूमर कोर्ट, उसने आदेश दिया था 1 लाख रुपए का। और बाकी के तो ऐसे कई है कॉम्पेंसेशन वाले, जिसमें एक चीज और कही जाती है कि फोर्स वैक्सीनेशन के पक्ष में, और ये कहा जाता है कि जो हमारा 1880 का जो वैक्सीनेशन का एक्ट है, ब्रिटानी हुकूमत का 1892 का एक्ट है, इन दोनों का लोग जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों एक्ट जो है वो इजाज़त देते हैं फॉर्स वैक्सीनेशन की। हालांकि हम अगर ये जाए कि सारे के सारे एक्ट 2001 में हमने पुराने ख़त्म कर दिए थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारे मौलिक अधिकार हो, उसके खिलाफ कोई पुराना हो या नया एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, वो तो चल नहीं सकता है। तो आपकी ये मेरी मान्यता है, कॉमन मैन की मान्यता है। एज ए एडवोकेट ये कितना सही है?
आपने जो बोला है, आपकी सोच जो है एकदम एज पर लॉ है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 13 में ये बात लिखी है कि इसके पहले के जितने एक्ट हो गए जो ये फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्ररी होंगे सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे। ऑलरेडी हमारे संविधान में लिख दिया है जी। तो ऐसा ये जो भी ये इसका एडवोकेसी कर रहे हैं, या तो उनको लॉ नहीं मालूम या वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, बौद्धिक बेईमानी है उनकी। जी जी जी। तो अब आपका क्या संदेश है आम लोगों के लिए सबसे पहले, और दूसरा ये है कि अब आपको क्या लगता है भारत की जो कानून व्यवस्था है, हमारे हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम है, इस सब में अब कहीं कोई उन लोगों के लिए जो 1% हैं या आधा % है या अकेला एक आदमी है पूरे भारत में, अगर वो वैक्सीन लेना नहीं चाहता है तो उसके लिए आज अब आपका क्या राय है, आपका क्या संदेश है? लीगली कुछ उम्मीद बचती है या उसको भी किसी दिन कुछ पकड़ के कोई टीका लगा देंगे 4 लोग? क्योंकि अभी ये जो प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन आया था कि आप घर घर जाकर समझाएं, तो वो जो घर घर समझाने की प्रक्रिया में बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे संगठनों के लोग, बहुत सारे समाज सेवी लोग भी सरकारी लोगों के साथ शामिल हो गए हैं कई कई जगहों पे। तो क्या लग रहा है आपको, निकट भविष्य में लग रहा है उन लोगों के लिए कुछ राहत की खबर है? देखिए, राहत की खबर 200% है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मतलब इसकी लॉ की ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो गरीब आदमी बेचारा जो सब्जी बेच रहा है, वैसे मैं कई केसेस देख रहा हूँ, तो उन लोगों को पता नहीं होता है। अधिकारी आ गया और वो झूठ भी बोलते हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग से अधिकारी आते, लेना ही पड़ेगा नहीं तो चलो पुलिस स्टेशन। कल एक केस आया हमारे पास, उसका भी हमने अभी उसका कंप्लेंट फाइल कर रहे। उसको वो व्यक्ति हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाया उसने, गुवाहाटी हाईकोर्ट का, ये असम का किस्सा है। पुलिस वाले बोले ये हम कुछ नहीं मानते, हम तुमको फोर्स करेंगे। तो अभी देखिए, वहां तो क्लियर केस कंटेम्प्ट का दायर होगा पुलिस के खिलाफ, वो प्रोसिक्यूशन होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कॉमन मैन के लिए यही है, देखिए अकेले अकेले लड़ेंगे तो अधिकारी तकलीफ देंगे। आप अपने एरिया में ग्रुप बनाइए, जिन जिन लोगों को हेल्प लगता है, अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाइए, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए, उस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, कई नंबर मिल जाएंगे, आपको आपके एरिया के लोग मिल जाएंगे। लोकल एडवोकेट के पास जाइए, और जिसके पास एडवोकेट को पैसे देने के लिए नहीं है, सीधा कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाए, तो कोर्ट उनको फ्री में वकील मुहैया करवाता है, लीगल एड, फ्री लीगल एड होता है। तो ऐसा नहीं है, जब तक संविधान है, जब तक रूल ऑफ लॉ है, तब तक एक व्यक्ति भी है तो उस पे स्पेसिफिक प्रोविजन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ बायोएथिक्स में, और सेम कॉमन कॉज में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जब उस व्यक्ति का डिसीजन आता है कोई भी मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है, तो हिज राइट विल शैल प्रिवेल ओवर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी। तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके अधिकारी को कोई हनन नहीं कर सकता। आप सब लोग एकत्र होइए और इसको मिलकर लड़ाई लड़िए। ये इनका क्योंकि देखिए बड़ा सवाल ये है कि जो आम लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके पास में अब उनको पुलिस वाला अवैध हिरासत में डाल देता है 3 दिन, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के मामलों में क्या मुकदमा लड़ेंगे? इसलिए जब आप संगठित रहते हैं तो आपको एक ताकत रहती है, इसलिए संगठित तो आप वैसे भी रहिए। लोगों को अगर ग्रुप बना के आप रहेंगे तभी आप किसी भी तरह के अत्याचार से बच सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे वकील साहब कि ये जो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा अलग है, एज ए इंडिविजुअल आपसे सवाल है कि जब इतना ज़्यादा फोर्सफुली आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, देखिए वैक्सीन लगाना अच्छी बात है, लगाइए आप, लेकिन वो कानूनी नहीं है, आप ज़बरदस्ती लोगों को लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या लालच है, इंटरेस्ट है, जिसके कारण देशव्यापी स्तर पे इस तरह से लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता है? बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि एक मोटिव होना चाहिए, हर काम के पीछे एक मोटिव होता है। इसका मोटिव क्या हो सकता है? यस, उसके 2 मोटिव हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला बहुत सिंपल, डॉक्टर संजीव राय जी ने भी कहा, हमने तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है, स्पेसिफिक प्रोसिक्यूशन मांगा है। बहुत सिंपल है, हमने हेल्थ मिनिस्टर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उनको नोटिस भी दिया है, अब हम उन सीबीआई के पास कंप्लेंट भी दिया है। तो मोटिव क्या है? पहला, एक अधिकारी एक मैंडेट निकालता है, वैक्सीन कंपल्सरी, तो आप गौर कीजिए 100 करोड़ लोग, 2 डोज तो 200 करोड़, सरकार में जा रहा है 300 रुपए का, प्राइवेट में जा रहा है 1000 रुपए का, तो एवरेज में 30,000 करोड़ तो मिनिमम एक वो बिजनेस है। दूसरी चीज, इन्होंने आपने अगर देखा होगा कोवैक्सीन की जो ओनर है,
उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वैक्सीन की कीमत एक बिस्लेरी की बोतल की कीमत से भी कम रहेगी, मिनरल वाटर के, मतलब 20 रुपए से कम रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी 25-50 पैसे जो भी आती होंगी, तो बोले हम 20 रुपए में बेचेंगे तब भी फायदे में है, और अचानक 300 रुपया हो गए। मतलब जो जो पूरे देश को 1,000 करोड़ रुपए में वैक्सीन लगना चाहिए था इनके हिसाब से, उसके लिए इन्होंने 30,000 करोड़ का चेक तो आज ही दे दिया उनको। तो इसमें डायरेक्ट करप्शन है। इसके लिए कहा जाता है कि इसके प्रोविजन है IPC 409 अदर्स। ये एक हो गया। दूसरा, अभी क्या कर रहे हैं लोग, मतलब मीडिया में वगैरह आते हैं, इनकी न्यूज आते हैं, मैनेज बूस्टर डोज की आवश्यकता, कुछ तो भी एक्सपर्ट ने कहा। अब वो बूस्टर डोज के पीछे लग के फिर इनका क्या होता है, एक बूस्टर डोज पास हो गया मतलब और 30,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवोकेट साहब, आप आए और आपने इस चैनल को अपनी बेहतरीन जानकारी से, लीगल जानकारी से आपने परिचित कराया। हमारे साथ थे एडवोकेट नीलेश ओझा, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के लिए। बहुत सारे लोगों के तरह तरह के जो मुकदमे आते हैं उनको लेकर जाते हैं, और ख़ासतौर पे फोर्स वैक्सीनेशन का जो दौर चला है उसमें देखिए बात ये वैक्सीन की नहीं है, ये छोटी सी वैक्सीन का अगर मसला होता तब भी चल जाता। एक कानून में एक ट्रेंड बनता है। आज अगर आपके साथ में एक ज़बरदस्ती की बात हो रही है, कल दूसरी बड़ी ज़बरदस्ती की बात हो सकती है। हमारा लोकतंत्र पहले ही खतरे में है, लगातार हमारे लोकतंत्र पर सवाल हो रहे हैं, वो कमज़ोर होता जा रहा है। दुनिया भर की रिपोर्ट्स आई हैं, वो यहाँ तक कह रही हैं कि ये इलेक्टेड मोनार्की है, इस तरह की बातें कह रहे हैं लोग। तो वो पूरी की पूरी दुखद स्थितियों के बीच में जिस तरह के लोग हमारे साथ में ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे हुए लोग, उनमें से एक डॉक्टर नीलेश ओझा हैं, माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट नीलेश ओझा हैं। और उनके ज़रिए मैं ये समझना चाहता था कि अब लीगल कंडीशन क्या है, क्योंकि एक 72 का बना हुआ कानून था पांडिचेरी का, उसमें उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब हमको बातचीत के ज़रिए पता चला कि वो कानून संविधान के खिलाफ था, इसलिए वो कानून होना नहीं होना बराबर है। खैर जो भी है, बहुत सारी कानूनी चीज़ें आपकी स्पष्ट हुई होंगी, आपको समझने में मदद मिली होगी कि इसका कानूनी स्टेटस क्या है। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंचाएं। अगर आप चैनल को सहयोग देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है।